Assalamu alaikum. This is Umair. Hope you are doing well. In this video, we can talk. I can talk about the chapter number 5 of money and banking. Chapter number 5 is basically about the behavior of interest rate. ठीक है, तो मैंने सेपरेट सब चैप्टर्स की वीडियोस बनाऊंगा. दैन इसमें मैं शॉर्ट सब ब्रीफ समरी आपके साथ शेयर कर दूंगा. ठीक है, बाकी आप लोगों ने तैयारी खुद करनी है. ठीक है, तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए. दिस इज़ माय चैनल वाई नॉट उमैर. इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी कर दें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपके पास हर न्यू वीडियोस मेरी टाइम के साथ कन्वे हो सकें. ठीक है, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. चैप्टर नंबर 5 जैसे स्टार्ट किया, ये आपने मीट में भी डिस्कस किया था. दैन हम इसके अंदर सबसे पहले ना इसके ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ते हैं. इसके अंदर बेसिकली जो 5 स्लाइड है, यहाँ से बेसिकली चैप्टर स्टार्ट हो रहा है. सबसे पहले इसमें बात की है डिटर्मिनेंट्स ऑफ एसेट डिमांड के. एसेट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं. सबसे पहले इसमें एसेट की डेफिनेशन लिखी है. एसेट क्या होता है कि ऐसी चीज़ जिसके हम कोई ऑन करता है या उसकी कोई समथिंग वैल्यू होती है. एसेट बेसिकली उसको बोलते हैं. जैसे हमारे पास लैंड, कार, ये बेसिकली हमारे पास एक एसेट है. ठीक है, उसके बाद अगर की टर्म्स दी हुई उन्होंने. वेल्थ क्या होती है. वेल्थ ये होती है कि किसी एक इंडिविजुअल के पास कितना रिसोर्सेज है, मतलब कितनी अमाउंट है उसके अंदर. बेशक एसेट्स आ गए हैं, उसकी अमाउंट आ गई, कैश आ गया, प्रॉपर्टी आ गई, मतलब जो भी वट एवर उसके पास जो चीज़ वो ओन कर रहा है एक इंडिविजुअल, उसको बोलते हैं वेल्थ. ठीक है, उसके बाद है एक्सपेक्टेड रिटर्न. एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होता है कि आपने किसी जगह पे कोई इन्वेस्टमेंट किया, उसके ऊपर आपको जो रिटर्न रिसीव हो रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न. ठीक है, उसके बाद आगे रिस्क. रिस्क बेसिकली क्या होता है. रिस्क ये होता है कि अनसर्टेनिटी, जिसके अंदर आपको क्लैरिटी नहीं होती कि बेसिकली ये चीज़ 100 है तो 100% है. आप इसमें क्लैरिटी नहीं होती कि मतलब 90% भी हो सकता है, 100% भी हो सकता है. मतलब आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया और आपको वहाँ पर एक्सपेक्टेशन है कि आपको जो रिटर्न है 10% भी आ सकता है, 12% भी आता है, 13 भी आ सकता है. तो बेसिकली ये जो इसमें वेरिएशन आ रही है, ये बेसिकली रिस्क है. ठीक है, नेक्स्ट आगे है टर्म लिक्विडिटी. लिक्विडिटी बोलते हैं कि आपके पास कैश जो है, आपके पास जो एसेट्स मौजूद हैं वो कितनी जल्दी कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं. लिक्विडिटी बोलते हैं कि इजीली कन्वर्जन ऑफ एसेट्स इनटू कैश, मतलब कैश आपके पास जो मतलब लाइक बॉन्ड स्टॉक्स हैं कितनी जल्दी कैश के अंदर कन्वर्ट हो जा सकते हैं. लिक्विडिटी बेसिकली बोलते हैं कि लिक्विड फॉर्म के अंदर जो चीज़ों का कन्वर्ट हो जाना है कैश के अंदर. ठीक है, देन आगे इसके अंदर थ्योरी ऑफ पोर्टफोलियो चॉइस दी हुई है. ठीक है, ये बेसिकली क्या है, इसकी ये आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी इस ग्राफ के थ्रू. ठीक है, इसके अंदर ना 4 फैक्टर्स आ जाते हैं. ये देखें 4 फैक्टर्स हैं. 4 फैक्टर्स की बेस पे आपने ये इसमें बताना है. ये वेल्थ है एक्सपेक्टेड, पहले फर्स्ट नंबर पे वेल्थ है, दूसरे नंबर पे एक्सपेक्टेड रिटर्न है, और तीसरे नंबर पे रिस्क है, चौथे नंबर पे लिक्विडिटी है. आपने इन चारों का कंपैरिजन करना है. चारों का कंपैरिजन कैसे करना है कि आपने इसमें इसका वेरिएबल देखना है और देन एक साइड पे आपने इसका राइट की चेक करना है आपने इसकी क्वांटिटी. आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप वेल्थ को डिफाइन करेंगे, वेल्थ का ऐसे ये देखें, फर्स्ट टर्म अगर लिखी हुई है तो इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपकी वेल्थ इंक्रीज़ हो, अगर आपका एसेट इंक्रीज़ होंगे तो आपकी वेल्थ भी इंक्रीज़ होगी. मतलब ये क्या, ये पॉजिटिव रिलेशन है. आपने इसमें रिलेशन बताना है एसेट और वेल्थ का. फर्स्ट में है वेल्थ, इसमें क्या है कि एसेट आपके इंक्रीज़ होंगे तो आपकी वेल्थ भी इंक्रीज़ होगी. दूसरे में क्या बता रहा है, दूसरे में ये बता रहा है कि अगर आपका एसेट इंक्रीज़ हो रहा है तो आपका रिटर्न भी इंक्रीज़ होगा. ठीक है, ये भी पॉजिटिव रिलेशन है. तीसरा आपके पास है, तीसरी इसमें टर्म है वो है रिस्क. इसमें यह कि अगर आपका एसेट इंक्रीज़ हो रहा है, अगर आपका एसेट इंक्रीज़ हो रहा है तो आपका जो रिस्क है वो नेगेटिव इफेक्ट करेगा. ठीक है, नेगेटिव इफेक्ट करेगा, मतलब लाइक इसमें यह कि इसमें रिस्क का फैक्टर है कि अगर आपका रिस्क ज़्यादा होगा तो आपका एसेट कम होगा. ठीक है, इसमें नेगेटिवली इफेक्ट है, मतलब इन्वर्स है. और लास्ट पॉइंट है आपके पास लिक्विडिटी. अगर मतलब लाइक ये कि आपके पास लिक्विड चीज़ में लिक्विडिटी ज़्यादा है तो आपके पास जाहिर सी बात है एसेट भी ज़्यादा होगा. तो इसको बेसिकली डिफाइन करने का मकसद ये कि आपने इनका रिलेशन बताना है. वेल्थ का रिलेशन क्या है कि पॉजिटिव रिलेशन है. एक्सपेक्टेड रिटर्न का क्या रिलेशन है, एक्सपेक्टेड रिटर्न का क्या रिलेशन है. एक्सपेक्टेड रिटर्न के अंदर ये कि आपकी वेल्थ इंक्रीज़ होगी तो आपकी एसेट भी इंक्रीज़ होगा. रिटर्न इंक्रीज़ होगा तो एसेट भी इंक्रीज़ होगा. तीसरा फैक्टर है रिस्क. रिस्क इंक्रीज़ होगा तो आपका एसेट कम होगा. ठीक है, ये देखें ऑपोजिट लिखा हुआ है. और चौथे पॉइंट्स में लेके अगर आपकी लिक्विडिटी इंक्रीज़ होगी तो आपका एसेट भी इंक्रीज़ होगा. आपने बेसिकली ना जो ये 4 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स को एसेट के साथ कंपेयर करना है, एसेट्स के साथ. देन आपने इसका रिलेशन बताना है. ठीक है, जो 3 वेल्थ हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न और लिक्विडिटी, ये पॉजिटिव रिलेशन है. उसमें जो रिस्क है वो अपोजिट है. ठीक है, आपका जाहिर सी बात है रिस्क ज़्यादा होगा तो एसेट कम होगा.
देन आगे हम चले जाते हैं सिट्रस पेरिबस पे। सिट्रस पेरिबस का सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि डिमांड एंड सप्लाई के लिहाज से आपने इसमें बताना है। अगर आपने इसमें डिमांड के लिहाज से बात करनी है ना सिट्रस पेरिबस की, तो आपने ये बताना है कि इसमें अगर आपकी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है तो जाहिर सी बात है उसकी चीज़ उसके अगेंस्ट जो चीज़ है वो डिक्रीज़ हो रही होगी कोई ना कोई चीज़, ठीक है। अगर आपकी डिमांड ज़्यादा हो रही है तो जाहिर सी बात है उसके अगेंस्ट जो है उसकी जो ये यहाँ पर राइट भी किया हुआ है। इसमें इसमें बेसिकली ना सिंपल, इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं दी हुई। वैसे अगर मैं आपको सिंपल बताऊँ तो डिमांड के लिहाज से जो सिट्रस पेरिबस है ना वो इन्वर्स रिलेशन है। अगर आप सप्लाई के अकॉर्डिंग बताएंगे, ये नीचे सप्लाई का बताया हुआ है, ठीक है। अगर सप्लाई के अकॉर्डिंग बताएंगे तो ये पॉजिटिव है, मतलब आपकी सप्लाई इंक्रीज़ होगी तो ये पॉजिटिव वे में काम करेगा। ये जो है आपका, अगर आपकी सप्लाई ज़्यादा होगी बॉन्ड की तो लाइक ये पॉजिटिव वे के अंदर बॉन्ड मार्केट काम करेगी, ठीक है। अगर आप क्या नाम है बॉन्ड इसके अंदर क्या मैं बात कर रहा था डिमांड के लिहाज से, अगर डिमांड का रिलेशन बताएंगे तो ये क्या होगा, इन्वर्स होगा। इन्वर्स बेसिकली बोलते हैं कि एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। यहाँ पर ना एक्सप्लेन नहीं किया हुआ तो देन आपको ज़्यादा एलेबोरेट नहीं होगा। ये एलेबोरेट नेक्स्ट एग्जांपल से आपको करूँगा मैं। यहाँ पर दी हुई है आई थिंक सो ये चीज़, ठीक है। बेसिकली ना आपने इसमें ये याद रख लेना है, सिट्रस पेरिबस को ना आपने डिमांड के लिहाज से भी बता देना है और सप्लाई के लिहाज। डिमांड के लिहाज से ये बताना है कि डिमांड के अंदर ये इसका जो रिलेशनशिप होता है वो इन्वर्स होता है, और सप्लाई के लिहाज से इसका अंदर जो रिलेशनशिप होता है वो नेगेटिव होता है और वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। मतलब आपकी सप्लाई इंक्रीज़ हो रही है तो आपकी प्राइस कम हो जाएगी इसमें, ठीक है। ऊपर भी यही बताया हुआ है कि अगर आपकी जो डिमांड है वो अगर इंक्रीज़ हो जाती है तो उसके मुकाबले में जो आपकी प्राइस है ना वो लो हो जाएगी, बट इसमें इंटरेस्ट रेट सेम रहेगा, ठीक है। बेसिकली उन्होंने ना इधर एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, तो एक्सप्लेन इसको इस तरह से हम करेंगे कि आपने ना सिंपल इसको ये बता देना है कि अगर हम डिमांड को एक्सप्लेन करेंगे तो डिमांड सिट्रस पेरिबस के अंदर अगर बॉन्ड को हम एज्यूम करते हुए हम एक्सप्लेन करेंगे तो हम लिखेंगे कि अगर डिमांड के लिहाज से अगर बॉन्ड वर्कआउट कर रहा है तो वो क्या है, इन्वर्स रिलेशन है, और अगर सप्लाई के लिहाज से है तो वो पॉजिटिव रिलेशन है। ये देखें यहाँ पर डिमांड के लिहाज से इन्वर्स है एंड सप्लाई के लिहाज से पॉजिटिव है, ठीक है। देन इसकी अंदर फर्दर डिटेल भी है लेकिन मैं फर्दर डिटेल में नहीं जाऊँगा। देन आगे यील्ड टू द मैच्योरिटी की बात की हुई है। यील्ड टू द मैच्योरिटी होता है कि आपकी चीज़ कितने टाइम के अंदर मैच्योर हो जाएगी, ठीक है, कितने टाइम पीरियड के अंदर उसको बोलते हैं। उसके बाद नीचे परपेचुटी दी हुई है, परपेचुटी का एक फार्मूला दिया हुआ है। परपेचुटी वो होती है कि जिसके अंदर आप ये बेसिकली होती है कि कॉपन डिवाइडेड बाय आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है, ठीक है। ये यहाँ पर इसकी ज़्यादा डिटेल नहीं दी हुई। दैन आप इसके अंदर मार्केट इक्विलिब्रियम पे चले जाएं। मार्केट इक्विलिब्रियम में 3 पॉइंट्स का जिक्र किया हुआ है। एक फर्स्ट पॉइंट ये कि अगर आपकी डिमांड इक्वल है सप्लाई के तो आपके अंदर आपका जो प्राइस और इंटरेस्ट रेट है वो सेम रहेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, अगर आपकी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, ये देखें दूसरा पॉइंट है आपके पास अगर डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है तो इसके अंदर ये होगा कि आपकी प्राइस ज़्यादा हो जाएगी, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर आपकी डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा हो गई है तो आपकी प्राइस ऑटोमेटिकली फॉल हो जाएगी और देन इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। ये मार्केट इक्विलिब्रियम में बताया हुआ है। उसके बाद आगे है इसमें डिस्कस किया हुआ है कि चेंज इन इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट क्या बेसिकली डिमांड के लिहाज से जो है वो बॉन्ड किस तरह से वर्कआउट कर रहे हैं। इसके अंदर ना आपने इसको टेबल को गो थ्रू करना है। ये जो टेबल आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप इस टेबल को पढ़ें तो आप इसके अंदर 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट है वेल्थ के लिहाज से आपने बताना है, फिर एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट या एक्सपेक्टेड रिटर्न, तीसरा पॉइंट है एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, फिर 4 पॉइंट है आपके पास रिस्क, और लास्ट जो आपके पास पॉइंट है वो लिक्विडिटी। इसमें ना आपने रिलेशन बताना है, ठीक है। जैसे मैंने पीछे 4 फैक्टर्स की बात की थी, इसमें भी इसी तरह फैक्टर्स हैं कि ये पॉजिटिव वे में काम कर रहे हैं, इन्वर्स में काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर वेल्थ की बात की जाए तो अगर आपकी वेल्थ इंक्रीज़ होगी तो आपकी जो डिमांड है वो, अगर डिमांड इंक्रीज़ होगी तो आपकी वेल्थ भी इंक्रीज़ होगी। दूसरे नंबर पे एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न के अंदर ये कि अगर आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न ज़्यादा होगा तो आपकी डिमांड कम होगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसमें ये कि इन्फ्लेशन। ये बेसिकली ना आपने जो टेबल है इसको याद कर लेना है, ठीक है। ये टेबल के अंदर इसके मतलब पॉजिटिव रिलेशन जा रहा है या इन्वर्स रिलेशन, ये आपने माइंड में रख लेना है। एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन में भी इन्वर्स है, ठीक है, कि अगर आपकी इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो आपकी डिमांड कम हो जाएगी। चौथा पॉइंट है आपका रिस्क। अगर आपका रिस्क ज़्यादा होगा तो आपकी डिमांड कम हो जाएगी। लास्ट पॉइंट है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी के अंदर ये कि अगर आपकी डिमांड मतलब लिक्विडिटी ज़्यादा होगी तो आपकी डिमांड कम हो जाएगी, तो डिमांड भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी। बेसिकली ये कि वेल्थ और जो लास्ट वाला लिक्विडिटी है ना, ये बेसिकली दोनों ना पॉजिटिव वे के अंदर काम कर रहे हैं, और जो बाकी 3 एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन एंड रिस्क, ये नेगेटिव वे में काम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब आपने इनके नेम याद लेने हैं और इसके साथ ये लिख लेना है कि
कौन से पॉजिटिव वे में काम कर रहे हैं और कौन से नेगेटिव इन्वर्स में काम कर रहे हैं, ठीक है। इन्वर्स वो होता है कि एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी डिक्रीज़ क्यों हो रही है, ठीक है। देन हम नेक्स्ट चले जाते हैं। ये हमने डिमांड के लिहाज से बॉन्ड की बात की है, इसके बाद आगे सप्लाई के लिहाज से है। ये सप्लाई का भी आगे जिक्र किया हुआ है। सप्लाई के अंदर 3 फैक्टर्स आ जाते हैं। पहली है प्रॉफिटेबिलिटी, ये तीनों के तीनों पॉजिटिव में काम कर रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी, दूसरे नंबर पे आपके पास एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, तीसरा है आपके पास गवर्नमेंट डेफिसिट। अब लाइक ये कि प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होगी तो आपकी सप्लाई भी ज़्यादा होगी। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपकी इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो आपकी सप्लाई भी ज़्यादा होगी। लास्ट पॉइंट है गवर्नमेंट डेफिसिट। गवर्नमेंट डेफिसिट के अंदर ये कि अगर आपकी गवर्नमेंट डेफिसिट ज़्यादा है तो आपकी जो सप्लाई है बॉन्ड की वो भी ज़्यादा होगी। ये मतलब तीनों के तीनों पॉजिटिव हैं। आपने इनके नेम याद कर लेने और इनका बता देना कि इनके में रिलेशन क्या है, ठीक है। इसके बाद ये हो गया डिमांड के लिहाज से भी मैंने बता दिया और सप्लाई के लिहाज से। देन हम आगे चले जाते हैं। ये सिंपल चीज़ें डिस्कस की हुई हैं, ठीक है, इसके अंदर कुछ खास नहीं बताया हुआ। देन आगे लिक्विडिटी फ्रेमवर्क है। लिक्विडिटी फ्रेमवर्क बेसिकली लिक्विडिटी की मैंने बात की थी कि कितनी जल्दी आपका एसेट कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसके अंदर ना बेसिकली 2 फैक्टर्स हैं, 2 से 3 फैक्टर्स हैं। इनकम इफेक्ट, प्राइस लेवल फैक्ट और उसके अलावा लास्ट जो आपके पास है मनी सप्लाई। ये आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी ये इस ग्राफ के थ्रू आपने ये टेबल गो थ्रू कर लेना है। इसमें जो है फर्स्ट मैंने नाम के डिस्कस किया था कि इनकम, दूसरा है प्राइस लेवल, तीसरा है मनी सप्लाई। जो इनकम और प्राइस लेवल है ना, ये दोनों पॉजिटिव काम कर रहे हैं। मतलब आपकी इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो आपका डिमांड सप्लाई भी इंक्रीज़ हो रहा है, आपका इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। प्राइस इसी तरह इंक्रीज़ हो रही है तो आपका इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज़ हो रहा है। इसी तरह लास्ट जो पॉइंट है इसमें मनी सप्लाई। मनी सप्लाई ये कि मनी सप्लाई ज़्यादा होगी तो आपका इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, अगर मनी सप्लाई कम होगी तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। मतलब फर्स्ट जो 2 वेरिएबल्स हैं वो बेसिकली आपके पॉजिटिव काम कर रहे हैं और लास्ट जो मनी सप्लाई है वो आपका इन्वर्स काम कर रहा है, ठीक है। आपने बेसिकली ना ये जितने भी टेबल्स हैं इनमें इन रिलेशन याद रखना है कि कौन से वेरिएबल का इंक्रीज़ होने से कौन सा दूसरा वेरिएबल इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। अगर तो वो पॉजिटिव काम कर रहा है तो वो जाहिर सी बात है डायरेक्ट रिलेशन है, जिसको हम सिंपल बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशन। अगर इन्वर्स रिलेशन है, इन्वर्स में ये होता है कि एक पॉजिटिव जा रहा है, एक इंक्रीज़ हो रहा था, दूसरा डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। ये लिक्विडिटी प्रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपने ये टेबल याद रख लेना है कि अगर लिक्विडिटी की सब बात करते हैं तो देन हमें ये टेबल को एलेबोरेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें की टर्म्स लिखी हुई है। देन आगे स्लाइड नंबर 20 ये नेक्स्ट आगे उसी के ग्राफ्स बताए हुए हैं, ठीक है। ठीक है, वो ही आपको पीछे वाला क्लियर होगा तो ये भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे ये मनी एंड इंटरेस्ट रेट की बात की हुई है। इसमें भी 2 लेवल्स हैं, प्राइस लेवल फैक्ट और इन्फ्लेशन। इसके अंदर ये कि अगर आपकी प्राइस ज़्यादा होगी तो इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा होगा। दूसरा इसमें एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, कि आपकी इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है प्राइजेस भी ज़्यादा होंगी। ये दोनों फैक्ट्स हैं, ये दोनों पॉजिटिव में काम कर रहे हैं, ठीक है। और देन आपने इसको गो थ्रू कर लेना है। ये आपके ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 5 है। इसमें स्टार्ट में टर्म्स दी हुई हैं, उसके अलावा ये 2-4 टेबल्स हैं, आप लोगों ने इसको गो थ्रू करना। टेबल नंबर 1 को देख लेना कि इसमें रिलेशन कैसा काम कर रहा है। सिट्रस पैरेबल्स को देख लें, ठीक है। और टेबल नंबर 2 को देख लें। ये याद रखना है कि ये डिमांड के लिहाज से बना हुआ है या सप्लाई के लिहाज से। ये टेबल नंबर 2 है ना, ये डिमांड के लिहाज से बना हुआ है। और इसके अलावा टेबल नंबर 3 जो सप्लाई के लिहाज से बॉन्ड की है। और टेबल नंबर जो 4 है, ये 4 बेसिकली है जो टेबल है ना, इसके अंदर डिमांड भी है, सप्लाई दोनों मिक्स हैं, दोनों को मिक्सचर करके उन्होंने ये टेबल बनाया हुआ है, ठीक है। इसमें अंदर सप्लाई डिमांड अलहदा नहीं है क्योंकि ये लिक्विडिटी प्रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की हुई है, ठीक है। तो बेसिकली आपने इसमें ना सिर्फ रिलेशन का कंपैरिजन याद रखना है, ठीक है। बाकी तकरीबन स्लाइड ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 5।